नेवर आउटशाइन द मास्टर का मतलब है कि कभी भी अपने बॉस या सीनियर को इतना प्रभावित करने की कोशिश मत करो कि वो इनसिक्योर महसूस करने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत और हुनर को छुपाएं, बल्कि आपको समझना होगा कि आपकी सफलता से ज़्यादा जरूरी है आपके बॉस का मनोबल बना रहे। मान लीजिए आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं और आपके बॉस को ये बात पता चलती है। अगर आप अपने काम की तारीफ हर किसी के सामने करने लगते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो इससे आपके बॉस को असुरक्षा का एहसास हो सकता है। इससे वो आपकी तारीफ करने के बजाय आपको अपनी निगरानी में लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बजाय आपको अपने बॉस को उनकी मेहनत और उपलब्धियों के लिए सराहना चाहिए, उनकी सलाह माने और उनकी गाइडेंस को महत्व दें। इससे उन्हें लगेगा कि उनकी अहमियत अभी भी बनी हुई है और वो आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। इससे आपके और आपके बॉस के बीच एक अच्छा तालमेल बनेगा और आप बिना किसी तनाव के अपना काम कर सकेंगे। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सफलता को दिखाते समय ये ना दिखाएं कि आप अपने बॉस से बेहतर हैं। ऐसा करने से आप उनके ईगो को ठेस पहुंचा सकते हैं, बल्कि अपने बॉस की अहमियत को बनाए रखें और धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को साबित करें। इस तरह आप एक अच्छे टीम लीडर बन सकते हैं जो कि अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस को समझता है और उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखता है। इससे आपके करियर को फायदा होगा और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे। ओटो वॉन बिस्मार्क और कैसल विलियम सेकंड की कहानी हमें नेवर आउटशाइन द मास्टर सिद्धांत को अच्छे से समझाने में मदद करती है। ये कहानी लेट 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी की है, जब जर्मनी की पॉलिटिक्स में बिस्मार्क और विलियम सेकंड का मुख्य भूमिका थी। बिस्मार्क ने जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक बहुत ही ताकतवर और सक्षम लीडर थे जिनकी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ने जर्मनी को यूनिफाइड किया और उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी शेप दिया। बिस्मार्क की सफलता और उनकी सख्त नीतियों के कारण वह जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण और इन्फ्लुएंसर फिगर बन गए थे। इस दौरान कैसर विलियम फर्स्ट, जो कि जर्मनी के एम्परर थे, बिस्मार्क के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन कैसर विलियम फर्स्ट के निधन के बाद उनके बेटे कैसर विलियम सेकंड ने थ्रोन संभाला। विलियम सेकंड में जर्मनी के एम्परर बने, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और अप्रोच बिस्मार्क से बहुत अलग थी। विलियम सेकंड अपने पिता की तरह बड़ों को सम्मान करने की बजाय खुद को सेंट्रल फिगर मानते थे और उन्होंने अपनी खुद की पॉलिसीज और आइडियाज को भी लागू करने की बहुत कोशिश की। जब विलियम सेकंड ने सत्ता संभाली तो उसने बिस्मार्क के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने की बहुत कोशिश की। शुरुआत में विलियम सेकंड ने बिस्मार्क को अपने एडवाइजर के रूप में रखा, लेकिन धीरे धीरे बिस्मार्क के सेल्फ कॉन्फिडेंस और एम्बिशन ने विलियम सेकंड के ओवरशैडोइंग की स्थिति को जन्म दिया। बिस्मार्क का डोमिनेंट रोल और उनकी पावरफुल स्ट्रेटजीज विलियम सेकंड के लिए थ्रेट बन गई। विलियम सेकंड ने महसूस किया कि बिस्मार्क की लोकप्रियता और प्रभाव उनकी खुद की अथॉरिटी को प्रभावित कर रहे हैं। विलियम सेकंड ने महसूस किया कि बिस्मार्क की सफलता और प्रभाव को बनाए रखने से उनकी खुद की पावर और इन्फ्लुएंस कमजोर हो सकते हैं। इसके चलते कैसर विलियम सेकंड ने बिस्मार्क को धीरे धीरे मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया। विलियम सेकंड ने अपने पॉलिटिकल आइडियाज और पॉलिसीज को लागू करने की कोशिश की और बिस्मार्क की एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज को भी बदलने की कोशिश की। बिस्मार्क की कई पॉलिसीज जो पहले सफल रही थी, अब विलियम सेकंड के विजन के सामने आउटडेटेड लगने लगी। 1890 में विलियम सेकंड ने निर्णायक कदम उठाते हुए बिस्मार्क को चांसलर पद से हटा दिया। यह निर्णय बिस्मार्क की सफलता और प्रभाव को सीधे चुनौती देने जैसा था। विलियम सेकंड ने सोचा कि अगर बिस्मार्क के साथ उनके विवाद और पावर स्ट्रगल को समाप्त नहीं किया गया तो उनकी खुद की अथॉरिटी और पावर को खतरा हो सकता है। बिस्मार्क का डिसमिसल एक क्लियर सिग्नल था कि विलियम सेकंड ने अपने खुद के पावर को असर्ट करने की कोशिश की और बिस्मार्क को पूरी तरह से ओवरशैडो कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने सीनियर को पूरी तरह से ओवरशैडो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिस्मार्क की पावरफुल प्रेजेंस और विलियम सेकंड के सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच टकराव ने यह दिखाया कि पावर डायनेमिक्स को सही तरीके से मैनेज करना कितना जरूरी होता है। विलियम सेकंड ने यह समझा कि बिस्मार्क का ओवरशैडोइंग उनकी खुद की अथॉरिटी और पावर को खतरे में डाल रहा था, इसलिए उन्होंने बिस्मार्क को हटा दिया और अपने खुद के तरीके से जर्मनी की पॉलिटिक्स को शेप करना शुरू कर दिया। लियोनार्डो दा विंसी की कहानी नेवर आउटशाइन द मास्टर का एक बेहतरीन उदाहरण है। 1482 में जब लियोनार्डो मिलान पहुंचे तो वह एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार और वैज्ञानिक थे। उनकी काबिलियत को देखते हुए मिलान के ड्यूक लुडोविको फोर्जा ने उन्हें अपने दरबार में शामिल किया और कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। एक बड़ा प्रोजेक्ट था विशाल घुड़सवार प्रतिमा मूर्ति जो लुडोविको के पिता की याद में बननी थी। लियोनार्डो ने इस काम में अपनी पूरी क्षमता लगा दी और शानदार डिजाइन तैयार किया। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, लोगों ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया और उनकी कला की चर्चा हर जगह होने लगी। लेकिन इस बढ़ती प्रसिद्धि से लुडोविको असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें डर था कि लियोनार्डो का बढ़ता स्टारडम उनकी खुद की स्थिति को खतरे में डाल सकता था। इस असुरक्षा के चलते लुडोविको ने अचानक निर्णय लिया कि लियोनार्डो के प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और लियोनार्डो को अन्य काम में व्यस्त कर दिया। इससे लियोनार्डो अपनी महत्वपूर्ण कृति को कभी पूरा ही नहीं कर पाए और उनकी इस महान परियोजना को अधूरा छोड़ना पड़ा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने मास्टर के सामने कभी भी खुद को ज़्यादा चमकाना खतरनाक हो सकता है। अगर लियोनार्डो ने अपनी काबिलियत को थोड़ा संतुलित रखा होता तो शायद उनकी कृति पूरी हो जाती और उनकी स्थिति भी सुरक्षित रहती। ये कहानी एक सबक है कि कैसे पावर स्ट्रगल और डोमिनेंस को मैनेज करना कैसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है और कैसे एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अपनी स्थिति और पावर को समझते हुए कभी भी अपने सुपीरियर को पूरी तरह से ओवरशैडो करने की कोशिश मत करना, ना ही करनी चाहिए।